हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोग लगभग 450 प्लस बैच से पढ़ भी रहे होंगे। तो जहाँ तक कि अपना लोग जानते हैं, अपना लोग का हिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या चल रहा है? यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें कि जान चुके थे फ्रांस में कितने क्रांति हुए। 3 क्रांति हुए। एक कब हुए थे? 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। एक कब हुआ? 1830 में। आज जानेंगे 1848 में जो क्रांति हुआ था फ्रांस की। क्या सब जाने अभी तक में यूरोप में राष्ट्रवाद में? क्या जाने राष्ट्रवाद क्या होते हैं? क्या होते हैं राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद एक प्रेम की भावना, अपने देश के प्रति समर्पित रहना, वो क्या है? राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम, वही क्या कहलाते हैं? राष्ट्रवाद कहलाते हैं। अभी तक मैं क्या सब जान चुके अपना लोग? अभी तक मैं जान चुके हैं पहले फ्रांस के क्रांति कितने हुए थे? 3 क्रांति हुए थे। कौन कौन? कब कब हुआ था? एक हुआ था 1789 में, पहला फ्रांस की क्रांति। दूसरा हुआ था 1830 में। आज जानेंगे तीसरा क्रांति फ्रांस की 1848 की। तो जान लेते हैं पहले उस क्रांति समय क्या हुआ। पहले 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, वो किसके खिलाफ हुए थे? लुई सोलमा के खिलाफ। किसके खिलाफ हुए थे? लुई सोलमा के खिलाफ। किसके खिलाफ हुए? लुई सोलमा के खिलाफ हुए। इसमें 1789 क्रांति हुई लुई सोलमा के खिलाफ। ये जो थे एक निरंकुश शासक थे। यह एक निरंकुश शासक थे, अपनी जनता के प्रति समर्पित नहीं रहते थे। ये बहुत ही अपने में मगन रहते थे, बहुत ही ऐश मौज करते थे और ये जनता के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। तो ये क्या थे? अपने ऐश में। यहाँ पे क्या किस चीज़ का शासन था? फ्रांस में राजतंत्र का शासन था। जो राजा डिसाइड करेंगे वही होंगे। अगली जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसके शासक, इसके पुत्र, वो क्या बनते जाते थे? शासक बनते जाते थे। क्या बनते जाते थे? शासक बनते जाते। तो यहाँ पे राजतंत्र का शासन था। क्या था? राजतंत्र का शासन था, जिससे क्या हुआ था? जनता क्या होते? परेशान हो गए। तो वो क्या किए थे? 1789 में फ्रांस की क्रांति, उन्होंने क्रांति की और लुई सोलमा को क्या किया? गद्दी से हटा दिया। क्या किया? गद्दी से हटा दिया। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। फिर क्या हुआ? 1791 में यहाँ पे क्या बना? संविधान। 1791 में क्या बना? संविधान। 1791 में संविधान। फिर कब हुआ? 1793 में लुई सोलमा को क्या हो गया? फांसी। लुई सोलमा को क्या हो गया? फांसी। फिर जो है यहाँ पे 1794 में डायरेक्टरी का शासन आ गया। किस चीज़ का? डायरेक्टरी का। किस चीज़ का शासन हुआ? डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी का शासन हुआ। किस चीज़ का? डायरेक्टरी का। फिर क्या हुआ? यहाँ पे फिर नेपोलियन का आगमन हुआ। किसका? नेपोलियन का। फिर 1799 में नेपोलियन जो था वो फ्रांस का क्या बन गया? काउंसलर बन गया। वो एक अच्छे शासक थे, वो अपने जनता के प्रति हमेशा समर्पित रहते थे और वो अपने क्षेत्र को भी विस्तार कर रहे थे। यानी कि अपना एक नेपोलियन संहिता लाए थे, अपना नियम लाए थे, उसमें अपनी जनता की सभी चीज़ों की ध्यान रखते थे और जनता की सभी परेशानियों को सुनते थे। तो नेपोलियन जो थे बहुत ही अच्छे शासक थे, जो कि क्या हुआ? 1799 में फ्रांस का काउंसलर बना था और 1804 में जाके जनता ने उसे प्यार दिया और सपोर्ट किया। तो वो क्या हुआ? 1804 में जाके वो फ्रांस का सम्राट बन गया। पर वो जब अपने क्षेत्र के विस्तार में लगे थे, राष्ट्रवाद का प्रचार में लगे थे, तो वो 1815 में क्या हुआ? वाटरलू का युद्ध हार गया। क्या हार गया? वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध किस किस के बीच हुआ? एक तरह बोल सकते हैं नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक, इनके बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक थे, इनके साथ और सारे भी देश थे। इधर से कौन थे? एक नेपोलियन थे। कौन थे? नेपोलियन। तो क्या हुआ? 1815 में 1815 में वाटरलू का युद्ध हार गया। वाटरलू का युद्ध हार गया। वाटरलू का युद्ध हार गया। 1815 में वाटरलू का युद्ध हार गया। तो फिर 1815 में वाटरलू का युद्ध हार गया। तो फिर क्या हुआ? 1815 में जब ये वाटरलू का युद्ध हार गया तो मेटरनिक ने क्या किया? इटली का 7 राज्यों में विभाजित किया। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में विभाजित किया। और जो फ्रांस में शासक था लुई सोलमा, जिसको हटा के ये नेपोलियन बैठे थे गद्दी पर 1804 में, इसी के वंशज लुई 18वां को क्या कर दिया गया? फिर से जब ये वाटरलू का युद्ध हार गया 1815 में, तो क्या क्या? लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया गया। क्या किया गया? गद्दी पर बैठा दिया गया। तो फिर क्या हुआ? फिर से पुरातन व्यवस्था आ गई। क्या आ गया? पुरातन व्यवस्था आ गए। वैसे ही शासन चल रहा था। फिर क्या हुआ? 1815 में
लुई 18वां गद्दी पर बैठे। फिर 1824 में जो है चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठे। वो भी क्या थे, एक निरुकुंज शासक थे, निर्दलीय शासक थे। उसने क्या किया, एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। नहीं सॉरी, गीजो को नहीं, पोलिगनेक को। किसको, पोलिगनेक को क्या किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। फिर क्या हुआ, वो जो प्रतिक्रियावादी शासक थे वो तो चाहते ही नहीं थे जो कोई भी सुधार हो फ्रांस में, तो उसी तरह का शासन चल रहा था जैसे चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, 1830 में उनके विरुद्ध, किसके विरुद्ध, चार्ल्स एक्स के विरुद्ध उदारवादियों जो लोग थे, जो चाहते थे फ्रांस में क्या हो, फ्रांस में क्या हो, सुधार हो, जनता की सुनी जाए, जनतंत्र का शासन हो, गणतंत्र की स्थापना हो। पर क्या थे, वो जो प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री थे पोलिगनेक, वो तो कोई सुधार चाहते ही नहीं थे। तो इसके खिलाफ क्या हुआ, पोलिगनेक का विरोध किया जनता। उससे क्या हुआ, 1830 में क्रांति हुआ चार्ल्स दसम के खिलाफ। वो भी क्रांति क्या हुए, सफल हुए, जिससे क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। तो फिर क्या हुआ, 1830 में दूसरा क्रांति हुआ चार्ल्स 10 के खिलाफ। किसके खिलाफ, 1830 में चार्ल्स दसम के खिलाफ क्या हुआ, क्रांति हुआ। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो प्रतिक्रियावादी व्यक्ति कौन थे, पोलिगनेक, जो कि कोई भी सुधार नहीं चाहते थे। पूंजीपति वर्ग, जो अमीर लोग थे, उनके साथ देते थे। क्या करते थे, उनके साथ देते थे। फिर क्या हुआ, इसके खिलाफ जब 1830 में क्रांति हुआ तो इसको गद्दी से हटा दिया। यह क्या क्या प्लान कर गया, कहाँ, इंग्लैंड। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। फिर इसको गद्दी से हटा दिया गया और गद्दी पर बैठाया किसे गया, लुई फिलिप को। किसको बिठाया गया, लुई फिलिप को। ये भी जो लुई फिलिप भी थे, इनके भी बहुत ही कमज़ोर नीति थी, ये भी उतना योग्य शासक नहीं था। तो क्या हुआ, इसके भी खिलाफ कब हुआ, 1848 में क्रांति हुआ। तो जानते हैं आज 1848 की क्रांति को। तो पहले जान लिए कि 1789 में फ्रांस की पहली क्रांति हुई, जिसमें किसके खिलाफ हुआ था, लुई 16वां के खिलाफ, जिसे क्या हुआ, उसे गद्दी से हटा दिया गया। 1791 में क्या हुआ, फ्रांस में संविधान बना और 1793 में उसे क्या हो गया, फांसी हो गया। फिर 1794 में जो है फ्रांस में क्या आ गया, डायरेक्टरी का शासन आ गया। पर जो एक नायक थे, वो एक जो फ्रांस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो कौन है, नेपोलियन। कौन है, नेपोलियन। वो क्या हुए, 1799 में फ्रांस का काउंसलर बने। क्या बने, काउंसलर। काउंसलर का मतलब बोल सकते हैं एक तरह जनता को लीड कर रहे थे, शासन कैसे चलेगा उसको एक व्यवस्थित तरह से चला रहे थे। तो उसको क्या हुआ, जनता ने उसे 1804 में क्या किया, फ्रांस के सम्राट बना दिया। फिर वो 1815 में वाटरलू का युद्ध हार गया। फिर वहाँ पे किससे हारा था, मेटरनिक से। तो फिर किसका शासन हो गया, मेटरनिक का। मेटरनिक के क्या लुई 18वां को फिर से गद्दी पर बैठा दिया। फिर लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया। तो फिर 1824 में जो है चार्ल्स दसम का शासन आया। चार्ल्स दसम का जब शासन आया तो ये लुई 18वां के दिया गया था नागरिक सम्मान संहिता, यानी कि सभी नागरिक के लिए सम्मान व्यवस्था रहेंगे समाज में, उसे क्या कर दिया, इसके जो प्रधानमंत्री थे पोलिगनेक, वो ने खत्म कर दिया। तो फिर क्या हुआ, उदारवादियों लोग जो सुधार चाहते थे फ्रांस में, उसने क्या किया, इसका विरोध किया। तो फिर क्या हुआ, 1830 में क्रांति हुआ और फिर इसे गद्दी से हटा दिया। फिर जानते हैं अब किसको, 1830 क्रांति जो फ्रांस में 1848 में, उसका क्या कारण था, उसके क्या परिणाम हुए, तो उनके बारे में जानते हैं। जानते हैं 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, 1848 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, जिसे लुई फिलिप को शासक बनाया था जनता ने, उसके खिलाफ जो क्रांति हुई वो क्यों हुआ था, लुई फिलिप की कमजोर नीति। ये जो अपने शासन के लिए अपने नियम को जो बनाए थे, अपने साम्राज्य में जो अपना नियम बनाए थे, अपना जो शासन कर रहा था, उसका जो नियम था वो काफ़ी कमज़ोर था। वो एक कठोर नीति नहीं था, बहुत ही कमज़ोर था, किसी भी दंड के लिए बहुत ही कमज़ोर नीति था। जिससे क्या हुआ, इससे भी फिर से जनता के ऊपर उतना ही अत्याचार हो रहे थे। फिर क्या हुआ, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को, जिस तरह से चार्ल्स दसम पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाए थे, वो भी प्रतिक्रियावादी थे। इसी तरह ने ये भी जो अपना प्रधानमंत्री बनाए लुई फिलिप, ये भी क्या किए, एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को ही क्या किए, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए। जिससे क्या हुए, प्रतिक्रियावादी मतलब क्या होता है, जो कोई भी सुधार नहीं चाहते हो। क्या, जो कोई भी सुधार नहीं चाहते हो। तो ये भी जब आए तो चाहते थे कोई भी फ्रांस में क्या हो, कोई भी सुधार नहीं होती। इसके द्वारा भी क्या किया गया, एक अपना प्रधानमंत्री जो नियुक्त कर दिया गया गीजो को, वो एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे, जिसके कारण फ्रांस में फिर से सुधार नहीं होने लगा। तो क्या हुआ, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी व्यक्ति गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करना। क्या नियुक्त करना, गीजो को। फिर क्या हुआ, वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक। वैधानिक,
संवैधानिक और आर्थिक। अनिवैधानिक, कोई भी विधि व्यवस्था से कार्य नहीं हो रहा था, जिसके कारण जो कानून बना था उसका भी सही से पालन नहीं हो रहा था, कोई विधि व्यवस्था से कोई काम अवस्थित रूप से नहीं हो रहा था। फिर क्या, संवैधानिक, कोई भी कानून का कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। फिर आर्थिक, आर्थिक रूप से जो शासन में जो अपने एक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अच्छे से पैसे की ज़रूरत होते हैं, उनको किस तरह से डेवलप करना है, क्या करना है, वो सब कोई कार्य नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कोई कार्य नहीं करते, सिर्फ पूंजीपति लोग का साथ दे रहे थे और किसी तरह से शासन चला रहे थे। तो ये भी क्या, आर्थिक रूप से, नहीं कि शासन में जो कुछ व्यापार करेंगे या कुछ करेंगे तो फिर आर्थिक रूप से क्या होंगे, उसके साम्राज्य मजबूत होंगे, उससे क्या कर सकेंगे, उसके पास पैसे होंगे तो अपना क्षेत्र विस्तार कर सकेंगे, कहीं युद्ध लड़ सकेंगे, जिसके लिए जितने भी सामग्रियाँ की आवश्यकता होती है वो पूरा हो सके। तो आर्थिक रूप से वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं किया। क्या क्या? सुधारात्मक कार्य नहीं किया। फिर क्या हो, पूंजीपति वर्ग का साथ रखना। पूंजीपति वर्ग जो अमीर लोग थे, जो साम्राज्य में अमीर लोग थे, जो जमींदार सब थे, उसका क्या दे रहे थे? साथ दे रहे थे। क्या दे रहे थे? साथ दे रहे थे। ये भी जनता का जरा से भी ध्यान नहीं रखने लगा। क्या करने लगा? नहीं रखने लगा। पूंजीपति वर्ग का साथ दे रहे थे, किसका? अमीर लोग का। फिर क्या हुआ? असफल विदेश नीति। जितने भी विदेश के लिए व्यापार किया या कोई नीति बनाई, कोई संबंध बनाने की कोशिश की अपने विदेश से यानी कि अपने देश से दूसरे देश से कोई भी चीज़ कार्य करना चाहा तो वो सब क्या रहा? इसका असफल रहा। वो कभी भी क्या हुआ? सफल नहीं हुआ। तो क्या हुआ? सफल नहीं हुआ। जब सफल नहीं हुआ तो फिर इसका कोई योगदान ही नहीं रहा साम्राज्य में, तो क्या हुआ? असफल नीति। तो विदेश के जो थे असफल विदेश नीति, जितने भी नीति बनाए, जितने भी कार्य के विदेश के साथ, सारे क्या रहे? असफल रहे, कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? बेरोजगारी एवं भुखमरी का बढ़ना। आर्थिक रूप से कोई कार्य नहीं किए थे, कोई किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिए थे, कोई पैसा नहीं था। तो क्या हुआ? जब जनता के पास पैसे नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे खाने पीने के लिए, क्या बढ़ी? बेरोजगारी एवं भूखमरी। इतना इसके समय में जनता का इतना बुरा हाल हो गया कि वो भूखमरी पड़ गया, वहाँ पे उसे खाने के लिए नहीं मिलते थे। तो क्या हुआ? बेरोजगारी एवं भूखमरी। जब बेरोजगारी, उसके पास कोई भी रुपया पैसे किसी चीज़ की कोई ना रोजगार रहे तो वो पैसा नहीं कमाते थे, इसके लिए क्या हुआ? भूखमरी हुआ। क्या हुआ? भूखमरी हुआ। उसके पास पैसे रहेंगे तब तो कुछ खरीद के या कुछ अपना से जाके किसी तरह से खाएंगे। तो वो बेरोजगारी एवं भूखमरी का बढ़ना। जब बेरोजगारी एवं भूखमरी बढ़ा तो इसके कारण क्या हुआ? जनता परेशान हो गई। क्या हो गया? जनता परेशान हो गया। और क्या किया? इसके खिलाफ 1848 में एक क्रांति किए। इसके कारण क्या हो? एक पहले 22 फरवरी को सभी ये जो उदारवादी लोग थे, 22 फरवरी 1848 को सभी जो उदारवादी लोग थे एक सम्मेलन रखा, कहीं पे एक सम्मेलन रखा और उस सम्मेलन में डिसाइड किया कि हम राजा के खिलाफ विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे। हम अपनी मांग रखेंगे कि शासन को कुछ अच्छे तरह से चलाया जाए, नहीं तो हम अगला शासक अपना चुनेंगे। क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। ये तो जान चुके थे कि पहले दो क्रांति हो चुका था, एक 1789 में और एक 1830 में। वो दोनों क्रांति सफल थे, जिससे क्या हुआ था? जनता को कुछ राहत मिली थी। तो जनता तो समझ चुके थे। ये भी क्या किया? 22 फरवरी 1848 को एक सम्मेलन रखा, एक कहीं पे भोज का निर्माण किया। उसमें क्या हुआ? सभी एकजुट हुए। क्या हुए? एकजुट हुए। और क्या किया? उसमें अपना विचार किए सभी लोग कि हम कल या परसों राजा के खिलाफ क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम अपनी मांग रखेंगे। तो फिर क्या? 24 फरवरी 1848 को विरोध शुरू हो गया। 24 फरवरी 1848 को जिधर देखो उधर विरोध शुरू हो गया, क्रांति शुरू हो गई। क्या हुए? क्रांति शुरू हो गई। तो क्या हुए? 1848 के फ्रांसीसी का क्रांति का कारण यही था कि लुई फिलिप का कमजोर नीति, वो उसका जो भी एक भी नीति जो थे वो सफल नहीं रहा। क्या रहा? सफल नहीं रहा। उसका कुछ अच्छे तरह से शासन नहीं चलाया जा रहा था। फिर क्या हुआ? लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रिया, जो व्यक्ति चाहते ही नहीं थे कोई भी फ्रांस में सुधार हो, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, जो चाहते थे कभी भी फ्रांस में क्या हो? सुधार नहीं हो, तो उसे ही क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। तो क्या हुआ? कोई भी समाज में कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किया। पूंजीपति वर्ग के लोग के जो थे उसका साथ दे रहे थे, जो पैसे वाले लोग थे उसका साथ दे रहे थे, जो जनता थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनका साथ फिर से नहीं दे रहे थे। फिर क्या हुआ? वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी प्रकार का कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किया। फिर क्या? पूंजीपति वर्ग का साथ रखना, असफल विदेश नीति और बेरोजगारी एवं भूखमरी का बढ़ना। फिर 24 फरवरी 1848 से विरोध शुरू हो गया था। क्या हो गया? 24 फरवरी 1848 को क्या हुआ? फ्रांस की तीसरा क्रांति का विरोध शुरू हो गया था। फिर क्या हो? जानते हैं 1848 में जो फ्रांस की क्रांति हुए उसका क्या परिणाम निकला? जो जनता आंदोलन किए उसका कुछ परिणाम तो निकला होगा। क्या कुछ परिणाम निकला और क्या हुआ? तो क्या हुआ?
पुरातन व्यवस्था का अंत। जब ये 1848 ईस्वी में फ्रांस की तीसरा क्रांति हुई तो पुरातन व्यवस्था जितने भी थे उसका क्या हो गया, अंत हो गया, बिल्कुल अंत हो गया उसका। वो जनतंत्र का शासन आ गया, वहाँ पे गणराज्य की स्थापना हो गई। क्या हुए, गणराज्य की स्थापना हो गई। जब इसके विरुद्ध आंदोलन किया तो ये प्रतिक्रियावादी व्यक्ति सब, इसका क्या हुआ, पुरातन व्यवस्था जितने व्यवस्था थी कि राजा के बेटा ही राजा बनेंगे वो भी खत्म, जनता जिसको शासक चुनेंगे वो होंगे, जितना भी पुरातन व्यवस्था था जो उसे क्या होगा, खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा। जो नेशनल असेंबली, इसका एक जैसे अपने लोग का संसद होते हैं ना, उसी तरह उन लोग का एक संस्था था नेशनल असेंबली। जिस नेशनल असेंबली, इसे कब गठन किया गया था, 1789 में प्रथम क्रांति जो हुआ था फ्रांस का, उसी समय गठन किया गया। तो इसमें क्या हो गया, नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा किए गए। क्या क्या, गणतंत्र की घोषणा किए गए, जो अब जनता की शासन होंगे, जनता की सुनी जाएंगे और जनता के पूरी तरह से ध्यान रखे जाएंगे और साम्राज्य जो भी शासन के लिए महत्वपूर्ण होंगे उनका ध्यान रखे जाएंगे। तो क्या हुआ, पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ, गणराज्य की स्थापना हुई। तो क्या हुआ, फिर 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार और काम करने का अधिकार दिया जाएगा। पहले तो क्या होता था कि जो कोई भी जनता अपने से शासक नहीं चुन रहे थे जी, जो उसके अगले पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते थे, शासक बनते जाते थे। पर क्या हुआ, जब 1848 के फ्रांस की क्रांति हुआ, उसमें यह डिसीजन लिया गया कि 21 वर्ष से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उसे वोट करने का अधिकार है कि वो अपना राजा, अपना शासक और अपने एक अच्छे शासक को चुन सके। और क्या गया, 21 वर्षों से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उसे क्या दिए जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे, काम का अधिकार दिए जाएंगे। क्या बोले, 21 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को, पुरुषों को मताधिकार और काम का अधिकार दिए जाएंगे। फिर क्या हुआ, द्वितीय गणराज्य की स्थापना, यानी कि द्वितीय गणराज्य की स्थापना। पहले गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1789 की जो फ्रांस की प्रथम क्रांति थी, पहला क्रांति थी, उसमें हुआ था प्रथम गणराज्य की स्थापना। फिर क्या हुआ, द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुआ। क्या हुआ, द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। क्या हुआ, फिर लुई नेपोलियन का फ्रांस में सम्राट बनना। फिर जो अगला शासक आए फ्रांस का, वो कौन बने, लुई नेपोलियन बना। कौन बना, लुई नेपोलियन बना। कौन बना, लुई नेपोलियन बना फ्रांस का अगला सम्राट। तो फिर क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। फिर वहाँ के जो अगल बगल के देश थे, जो फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे, वो देखे कि फिर से वहाँ का जनता जाग चुका और अपने राजा के विरुद्ध आंदोलन करके अपनी मांग को पूरा कर लिया। क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो फिर क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। फिर जानते हैं 19वीं सदी के मध्य इटली को, 19वीं सदी में जो मध्य इटली के 7 राज्य थे, 7 राज्यों में जो विभक्त किया गया था, जो वियना सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या गया था, इटली को 7 राज्यों में क्या कर दिया गया था, विभक्त कर दिया गया था। 7 राज्यों, क्या हुआ, 19वीं सदी में जो मध्य इटली के 7 राज्य थे, 7 राज्यों में जो विभक्त किया गया था, जो वियना सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या गया था, इटली को 7 राज्यों में क्या कर दिया गया था, विभक्त कर दिया गया था। 7 राज्यों में विभक्त कर दिया था, बांट दिया गया था। किसके द्वारा, ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक के द्वारा। किसके द्वारा, ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक के द्वारा। तो उसे क्या हुआ, कौन सा किसके पास था, तो ये सबोई और सार्डिनिया था, वो राजा के पास थी, जो इटली के राजा थे उनके पास थे। एक जगह थे, एक राज्य थे लोम्बार्डी और वेनेशिया, वो किनके पास थे, ऑस्ट्रिया के पास थे। ऑस्ट्रिया चांसलर कौन था ऑस्ट्रिया का, ये मेटरनिक था। कौन था, मेटरनिक। कौन था ऑस्ट्रिया चांसलर, मेटरनिक था। कौन था, ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक था। तो लोम्बार्डी और वेनेशिया जो थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया किनके पास थे, ऑस्ट्रिया के पास। इसके बाद एक और राज्य थे, सिसिली और नेपल्स। ये दोनों राज्य किसके पास थे, फार्डिनेंट के पास। किसके पास थे, फार्डिनेंट के पास। किसके पास थे, फार्डिनेंट के पास। उसके बाद जो एक जगह थे पेपल, कौन थे, पेपल। कौन जगह थे, पेपल जो थे पोप थे, वहाँ के जो धर्मगुरु थे उनके पास थे। जो चर्च में होते धर्मगुरु, जिसे पादरी भी कहते थे। तो ये पेपल जो राज थे, ये किसको था पूरा संपूर्ण, वो पोप को पास था। किसके पास था, पोप के पास था। फिर जो थे एक पद्मा, किसके पास था, हेवस वर्ग राजवंश के साथ, इस वंश के साथ थे। पद्मा किसके पास थे, हेवस राजवंश था। उसके बाद मोडना भी किनके पास थे, हेवस राजवंश के पास थे। फिर टस्कनी भी हेवस वर्ग राजवंश के पास थे। तो पद्मा, मोडना और टस्कनी हेवस वर्ग राजवंश के पास थे। पेपल जो थे वो किनके पास थे,
पोप के पास थे। फिर लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के पास थे। तो इसे जो इटली के जो फ्रांस के इटली को जो 7 राज्यों में विभक्त किया गया था, कब किया गया था? वियना सम्मेलन के समय। कब किया गया था? वियना सम्मेलन जो रखा था मेटरनिक, उसमें क्या किया था? इटली को 7 राज्यों में विभक्त कर दिया। कितने राज्यों में विभक्त कर दिया? 7 राज्यों में। तो फिर जानते हैं ये 7 राज्यों में विभक्त हुआ, 1848 की फ्रांस की क्रांति हुई, उनके बाद क्या हुआ? इटली का एकीकरण शुरू हुआ। क्या हुआ? इटली का एकीकरण शुरू हुआ। इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में बाधक क्या सब थे? बाधाएं क्या आ रहे थे इटली के एकीकरण करने में? जो वहाँ के कोई शासक थे जो सुधार करना चाहते थे, व्यक्ति वहाँ के जो लोग थे वो इटली को क्या करना चाहते थे? एकजुट करना चाहते थे। अपने साम्राज्य को एकजुट करके एक शासक हो जो अच्छी तरह से संपूर्ण साम्राज्य पे अपना शासन करे, वो करना चाहते थे। तो उसमें क्या सब बाधकें आ रहे थे, क्या सब बाधाएं आ रहे थे? तो फिर क्या हुआ? इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इटली को तो क्या कर दिए थे मेटरनिक ने? बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया था। जिससे छोटे छोटे राज्य में जो विभक्त कर दिया गया था, तो वहाँ के जो शासक थे, सभी जो छोटे छोटे राज्य थे, तो सभी जगह के अलग अलग शासक थे। तो कोई शासक जो थे अब अपना शासन चला रहे थे पहले से, तो कोई शासक जो थे अपना शासन दूसरे के हाथ नहीं देना चाहते थे, किसी के अधीन काम नहीं करना चाहते थे। वो बोल रहे थे, वो सोच रहे थे कि मेरा छोटा ही साम्राज्य हो, मेरा छोटा ही क्षेत्र है, वो क्या होना चाहिए? उसके मालिक हम खुद होना चाहिए। यानी कि छोटा साम्राज्य हो मगर उसका मालिक क्या हो? हम खुद हो। क्या हो? खुद हो। इटली के छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो इससे क्या हो रहे थे? इटली के एकीकरण में बाधाएं आ रहे थे। क्या आ रहे थे? बाधाएं आ रहे थे। फिर क्या हुआ? इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे, इटली जो था इसमें जो थे ऑस्ट्रिया और फ्रांस के जो देश थे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और ये फ्रांस जो थे, इसका हस्तक्षेप। यहाँ पे जो था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का तो अधिकार था। क्या था? मेटरनिक का अधिकार था। यही ने क्या किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या किया था? इटली को 7 राज्यों में विभक्त किया था। उन्होंने क्या किया? फिर इनको जो थे इसका हस्तक्षेप रहना। क्या हुआ? ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का इसमें क्या होना? हस्तक्षेप रहना। ये भी क्या हो रहे थे? इटली के एकीकरण में बाधाएं आ रहे थे। फिर जो है पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं नेतृत्व करे। यानी कि पोप जो थे, उस वहाँ के धर्मगुरु जो थे, चर्च के ईसाई धर्म के धर्मगुरु जो पोप होते, वो चाहते थे कि इटली का जो एकीकरण करे हो वो मेरे नेतृत्व में हो, हम जैसे बोले वैसे हो। उसका नेतृत्व हम कौन करें? हम खुद करें। कौन करें? हम खुद करें। तो ये सब जो कारण थे इटली के एकीकरण में बाधाएं आ रहे थे। क्या सब? इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त रखना, इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप, और पोप की जो इच्छा थी, यहाँ के जो धर्मगुरु थे वो चाहते थे इटली को एक धर्म यानी कि धर्म स्थल बनाया जाए। वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण जो हो मेरे नेतृत्व में हो। किसके नेतृत्व में हो? मेरे नेतृत्व में। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हो? मेरे नेतृत्व में हो। तो फिर क्या? इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, इटली का एकीकरण में तो बाधाएं आ भी रहे थे। तो जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जग चुकी थी, वो तो एकीकरण करेंगे जैसे भी हो। तो फिर जो इटली का एकीकरण हुआ, उस एकीकरण जो हुआ तो उसमें सहायक कौन सब थे वो जान लेते हैं। अभी क्या जाने? पहले बाधक जान ले, उसके बाद जान लेते सहायक कौन सब थे। इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। जो राष्ट्रवाद की भावनाएं उठ चुकी थी, फ्रांस में जो क्रांति हुआ उसको देख के इटली में क्या होता? राष्ट्रवाद की भावना जग चुकी थी। वहाँ की जनता जो थे वो चाह रहे थे मेरा अपना शासन हो, मेरे शासन को खूब बहुत अच्छी तरह से चलाया जाए, जनता मेरे शासक जो हो वो अच्छे शासक हो और हम लोग का ध्यान रखे, जनता का ध्यान रखे। तो वो क्या चाहते? राष्ट्रवादी की जो विचारधारा उठ चुकी थी, वहाँ के जो लोग थे उसमें जो थे राष्ट्रवादी की विचारधारा उत्पन्न हो चुकी थी। वो कब चाहते थे? जब हो इटली का एकीकरण होना ही है तो सबका एकजुट होकर राष्ट्रवादी का प्रचार प्रसार करना और राष्ट्रवादी की विचारधारा का प्रभाव। क्या हुआ? प्रभाव। जब वो प्रसार हुआ फ्रांस की क्रांति से, तो पूरे अगल बगल के देश जो थे वहाँ पे राष्ट्रवादी विचारधारा का क्या हुआ? प्रसार हुआ। तो उससे क्या हुआ? प्रभाव पड़ा, लोग जाने तो उससे अपने अधिकार के लिए लड़ने लगा। फिर क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, यानी फ्रांसीसी क्रांति। ये जो क्रांति हुई इसी से तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। क्या हुई थी? राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। क्या हुआ? इससे लोग क्या, फ्रांसीसी की जो क्रांति हुई इसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इटली के एकीकरण में। फिर क्या हुआ? इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन करना। जो इटली के विजयी के बाद नेपोलियन जब इटली
के विजयी का नेपोलियन जो बने थे शासक फ्रांस के 1804 में, जब वो इटली का अभियान किया था, जब वहाँ पे जीते थे तो वो क्या किए थे, इटली को एक अस्थायी रूप से तीन गणराज्य में क्या किए थे, स्थापित कर दिए। तो वहाँ जो तीन गणराज्य के लोग थे वो चाहते थे इटली का एकीकरण करें, वो अपने एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहते थे। तो इटली के विजय में नेपोलियन द्वारा इटली को तीन गणराज्यों में गठन करना, कितने गणराज्यों में, तीन गणराज्यों में गठन करना। पहला कौन था, सिस्पाइन, कौन था, सिस्पाइन। फिर दूसरा कौन था, लिंगुलियन, और तीसरा कौन था, ट्रांसपेंडन, कौन थे, ट्रांसपेंडन। ये जो तीनों गणराज्य की स्थापना किसने किए थे, नेपोलियन ने किए थे। किसने किया था, नेपोलियन ने किया था। तो इटली के विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को तीन गणराज्यों में गठन करना, यह भी क्या हुआ, इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो क्या कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बाद क्या हुआ, वियना कांग्रेस के द्वारा दो राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण। ये जो मेटरनिक जब यहाँ के इसको विभक्त कर रहा था तो उसने क्या किया था, पिडमाउंट और सार्डिनिया को दोनों को जोड़ के एक कर दिए थे। क्या कर दिए थे, एक कर दिए थे। जिससे क्या हुआ, इससे भी वहाँ वो दोनों राज्य थे, वो दोनों का शासक कौन था, एक ही था। तो उससे क्या हुआ, इटली के एकीकरण में क्या हुए, सुविधाएं हुए, वो सहायता मिली। फिर क्या हुआ, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच, जो मेटरनिक थे वो तो चाहते ही नहीं थे कि एकीकरण हो, वो चाहते थे छोटे छोटे राज्य बने रहे और अपने छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए वो सब लड़ते रहे, जिससे मेरा विरोध कभी कर नहीं पाए थे। इसको लोग देख के जो थे वो जो इसकी गलत भावनाएं थे, इसके विरोध में लोग काफ़ी उतरे। क्या हुए, क्योंकि राष्ट्रवादी भावना जाग चुके, तो वहाँ की जनता जाग चुके, तो वो एकीकरण के लिए तैयार थे। तो उसने क्या किया, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच, ये भी जो प्रतिक्रियावादी सोच थे, इसको देख के भी लोग राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई इटली के एकीकरण में। अच्छा, फिर क्या हुआ, नागरिक आंदोलन। यहाँ के जो लोग थे, समाज के जो लोग थे, यहाँ जो रह रहे थे, वो क्या कर रहे थे, जगह जगह पर आंदोलन कर रहे थे। इससे क्या हुआ, इटली के एकीकरण में सहायक हुआ। फिर क्या, मेजनी और काउंट कुवर और गेरिबाल्डी का योगदान। ये तीन व्यक्ति महत्वपूर्ण थे जो इटली के एकीकरण करने में अपना मेजनी, काउंट कुवर और गेरिबाल्डी, ये तीन व्यक्ति जो थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये इटली के एकीकरण में सहायक हुए। क्या हुए, सहायक हुए। ये चाहते, ये सब जो थे एक अच्छे व्यक्ति थे और योग्य व्यक्ति थे। तो ये सब चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। क्या हो, इटली का एकीकरण हो। तो ये जो मेजनी, काउंट कुवर और गेरिबाल्डी हैं, इसके योगदान के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये सब कैसे थे, कहाँ के थे और किस तरह से मेजनी इटली के एकीकरण करने में इसका विरोध हुआ और ये किस तरह से इटली का एकीकरण करने में सहायक हुए। तो इनके बारे में जो अगले क्लास में जानेंगे। तो आज क्या सब जाने, शुरू से जान लेते हैं एक बार क्या सब पढ़े हैं। फिर यूरोप की राष्ट्रवाद में क्या पढ़े, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक प्रेम की भावना है। तो जो फ्रांस में जो शासन चल रहा था वो किससे चल रहा था, लुई 16वां कर रहे थे। कौन कर रहे, जब 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई तो कौन शासन कर रहा था, लुई 16वां कर रहा था। लुई 16वां जो शासन कर रहे तो फ्रांस के जो थे वहाँ के समाज के जो लोग थे वहाँ को तीन वर्गों में बांट दिए थे। कितने वर्गों में बांट दिए थे, तीन वर्गों में। कितने वर्गों में, तीन वर्गों में बांट दिए थे। जिससे क्या हुआ था, समाज में काफ़ी असमानता फैली थी। क्या फैली थी, काफ़ी असमानता फैली थी। जिससे क्या हुए थे, उसके निम्न वर्ग के जो वहाँ लोग थे वो क्या थे, परेशान थे। वो ने क्या किए थे, 1789 में लुई 16वां के खिलाफ क्या किए थे, आंदोलन किए थे। क्या किए थे, आंदोलन किए थे। फिर वो आंदोलन सफल हुआ। फिर क्या, लुई 16वां को जब गद्दी से हटा दिया गया और 1793 ईस्वी में उसे फांसी दे दिया गया। तो फिर 1799 में कौन आए थे, नेपोलियन आए। तो वहाँ का काउंसलर बने और 804 में क्या हुआ, वहाँ का सम्राट बन गया। 1804 में क्या हुआ, वहाँ का सम्राट बना। और वो जब अपने क्षेत्र विस्तार कर रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहे थे तो वो 1815 में क्या हुआ, वाटरलू का युद्ध हार गया। किससे, ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक से। ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक के साथ और सारे भी देश थे, इंग्लैंड वगैरह और सारे देश थे, ये सब भी थे। और उधर से जो फ्रांस के एक नायक, एक अच्छे शासक, वो जो थे नेपोलियन, वो अकेले लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, अकेले लड़ रहे थे। तो वो काफ़ी योग्य व्यक्ति थे। नेपोलियन अपने साम्राज्य को काफ़ी हद तक विस्तार कर चुके थे। और 1815 में क्या हार गए, वाटरलू का युद्ध। जब वाटरलू का युद्ध हार गया 1815 में, तो उसके जो मित्र राष्ट्र जो मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, इसने उसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और बंदी बना के एक सेंट हेलेना नामक द्वीप पर
बंदी बना के रख दिया। क्या कर दिया? बंदी बनाकर रख दिया। जहां पर ही उसका नेपोलियन का मृत्यु क्या हो गया? 1821 ईस्वी में उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? 1821 में मृत्यु हो गया। फिर फ्रांस की जो 1815 में वाटरलू का युद्ध हारा, तो वहां पे फिर से फ्रांस में किसका शासन आ गया? लुई 18वां का। किनका शासन आ गया? लुई 18वां का। फिर 1824 में किसका शासन आया? चार्ल्स दसम का। चार्ल्स दसम का। उसने क्या किया? एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति पोलीगनेक को अपना क्या कर दिए? क्या कर दिए? अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए। वो चाहते ही नहीं थी किसी तरह का कोई भी कार्य क्या हो, सुधारात्मक कार्य हो। वो भी एक पूंजीपति वर्ग का, अमीर लोगों का साथ दे रहे थे अपने साम्राज्य में। तो उससे क्या हुआ? जनता जो थे, वो जो निम्न वर्ग के लोग थे, किसान थे, वो जो थे परेशान हो गए और पोलीगनेक के विरोध में उतर गए। जिससे क्या हुआ? पोलीगनेक के विरोध में 1830 में क्या हुआ? फ्रांस में फिर से क्रांति हुआ। क्या हुआ? फिर से फ्रांस में क्रांति हुआ। फ्रांस की दूसरा क्रांति, पहला 1789 में, दूसरा क्रांति 1830 में। जब ये फ्रांस का क्रांति हुए तो चार्ल्स दसम को गद्दी से हटा दिया गया। पोलीगनेक के विरोध में उतरे तो फिर चार्ल्स दसम कहाँ पलायन कर गए थे? इंग्लैंड पलायन कर गए थे। फिर जो गद्दी पर आए वो कौन आए थे? लुई फिलिप आए थे। कौन आए थे? लुई फिलिप आए थे। लुई फिलिप जो भी गद्दी पर आए तो ये काफ़ी अच्छे से अपना शासन नहीं चला रहे थे। इसकी जो कमज़ोर नीतियाँ थी, इसकी जो नीतियाँ थी, इसका जो नियम था, सब अपने शासन के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, जो कोई भी व्यक्ति अपराध के उसके दंड के लिए, तो ये क्या करते थे? उसका बहुत ही कमज़ोर नीति था। उसका कोई भी काफ़ी योगदान नहीं था शासक में। जिससे क्या हुआ? शासन उसका कमज़ोर था। उसका शासक जितना दिन रहा उसका शासन क्या रहा? कमज़ोर रहा। तो क्या हुआ? उससे कमज़ोर रहा तो फिर भी तो भ्रष्टाचारी उत्पन्न थे। इसके भी ये भी जो थे लुई फिलिप, ये भी ना अपने व्यक्ति को क्या कर दिए? जो प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे, जो कभी चाहते ही नहीं थे कि यूरोप में क्या हो, नहीं फ्रांस में क्या हो, कोई भी सुधार नहीं हो, उसे गीजो को क्या कर दिया? गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। किसको प्रधानमंत्री बना दिया? गीजो को। किसको? ये कभी ना वैधानिक, ना संवैधानिक और ना आर्थिक रूप से किसी प्रकार का कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं किया। और क्या किया? पूंजीपति वर्ग का साथ देना। जो अमीर वर्ग के लोग थे, जो गरीब लोग के थे उसको तो देखते भी नहीं थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे उसका साथ दे रहे थे। क्या कर रहे थे? साथ दे रहे थे। फिर क्या हुआ? असफल नीति, इसकी विदेश असफल नीति। जितने भी विदेश के साथ व्यापार करना चाहा या किसी तरह का कोई सैन्य अभियान के कार्य क्या, वो क्या हुआ? सारे असफल रहे, कोई भी सफल नहीं हुए। क्या हुए? असफल रहे। तो वो भी क्या हुए? इसके क्रांति का कारण बना। फिर बेरोजगारी और भूखमरी आ गया इसके समय में। तो फिर क्या किया? जनता फिर से परेशान हो गई। जनता भूख से मर रहे थे, राजा ऐश मौज कर रहे थे। फिर क्या हुआ? जनता फिर से आक्रोश में आकर इनके खिलाफ भी आंदोलन किया। तो आंदोलन तो कोई व्यक्ति अकेले कर नहीं सकते हैं, उसके लिए सारे को जुट होना पड़ेगा। तो जो तो देख चुके थे पहले, जो थे 1789 में और 1830 में क्रांति हो चुका था। और हमारे जो पहले के पूर्वज थे, वो जो थे अपने राजा के विरुद्ध लड़ के अपना हक के लिए लड़े थे और वहाँ पे अपना प्रभाव जमाया था। तो इससे क्या हुआ? वो सब पहले से प्रेरित थे। उससे क्या होता है? यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार प्रभाव बहुत ही अच्छी तरह से। तो फिर क्या हुआ? 22 फरवरी 1848 को सभी लोग एकजुट हुए एक भोज में और वहाँ पे डिसीजन लिया कि हम ना अपने जनता के प्रति, अपने राजा के विरुद्ध कल क्या करेंगे? विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे। मेरे जो ये राजा है कुछ तो सुनते नहीं, कोई भी कार्य अच्छे करते नहीं, जिससे कि अपना शासन अच्छा नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा? अच्छा नहीं चल रहा। और जिससे बेरोजगारी आ गई। क्या आ गई? बेरोजगारी आ गई। कोई भी नहीं तो अपने जनता के लिए ना रोजगार दे रहे हैं, नहीं अपने साम्राज्य, अब कोई भी फिर से वही भी पुरातन व्यवस्था आ गया थे, राजा के बेटा ही राजा बनेंगे। जिससे क्या हुआ? जनता आक्रोश में आकर उसका क्या कर दिया? आंदोलन किया और उसको गद्दी से हटा दिया। फिर नेशनल असेंबली द्वारा क्या कर दिया गया था? गणतंत्र की स्थापना कर गए, गणतंत्र की गणराज्य की स्थापना कर दिए गए थे। जनता का शासन हो रहा था। उसने कहा कि 21 वर्षों से जो ऊपर के व्यक्ति होंगे उसे अपने शासक चुनने का अधिकार है, वोट कर सकते हैं और उसे जो है रोजगार भी दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? रोजगार भी दिए जाएंगे। तो आज इतना कुछ जाने, इससे आगे कल जो जानेंगे, अगले क्लास में जानेंगे मेजनी जो इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उनके बाद काउंट कुवर और जो गेरिबाल्डी हैं, इनके बारे में संपूर्ण तरीका से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।